कर्नाटक के धर्मस्थला में, जी हां, कर्नाटक का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल कर्नाटक के धर्मस्थला में सैकड़ों महिलाओं, नाबालिग लड़कियों का बलात्कार और हत्या और उसके बाद दफनाने का जो मामला सामने आया है, सरकार का सिर झुक गया है और सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। आइए सुनाते हैं आपको पूरी खबर, क्या था इसके पीछे का पूरा रहस्य, कैसे होती थी लड़कियां गायब धर्मस्थला में। जी हां, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये जो कर्नाटक का धर्मस्थला है, कर्नाटक का जो धर्मस्थला है वो बेंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो धर्मस्थला स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है। बाहर राज्यों से भी लोग यहाँ पर घूमने टहलने और दर्शन करने के लिए आते हैं। अब इसमें जो यहाँ पर जो कहानी निकल कर सामने आई थी, तो सरकार को एसआईटी का गठन तो करना ही था। अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत, ये कहां से मामला उजागर हुआ। तो ये जो मामला उजागर हुआ, यहां पर एक पूर्व सफाई कर्मी था और जब उसकी जो नौकरी है, अब वो नौकरी छोड़ चुका है, तो इसको आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि के कारण ही इसने ये फैसला किया कि ये जो पूरा ये जो यहाँ पर जो क्राइम होता था इस धर्मस्थला में महिलाओं के साथ और नाबालिग लड़कियों के साथ, उसको उजागर किया जाए, नहीं तो शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो उसने फैसला कर लिया कि नहीं, हो न हो, मुझे इस मामले को सबके सामने लाना ही पड़ेगा। अब उसने खुद ये स्वीकार किया कि सैकड़ों महिलाओं और नाबालिग लड़कियों का जो शव है उसने खुद दफन किया, जमीन में गाड़ा और इस काम के लिए उसको लोगों ने मजबूर किया और उस मजबूरी में ही उसने सारे काम कर दिए। और उसने ये भी बताया कि जिन शवों को वो नीचे जमीन में गाड़ता था, तो उसका जो हुलिया थी, वो जो उसका जो शरीर था, उसके ऊपर ऐसा लगता था कि इसे बहुत बेरहमी से मारा गया है, इसको प्रताड़ित किया गया है, इसके साथ जबरदस्ती की गई है, कुछ पे घाव के निशान थे, खरोंच के निशान थे, वो खुद बताता है। और फिर एक बात और कहता है कि एक स्कूली लड़की को, जी हां, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को, उसको स्कूल के यूनिफॉर्म में ही दफन किया था उसने, वो जो सफाई कर्मचारी है। और एक महिला जिसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया था और उसका जो चेहरा है वो तेजाब से झुलस गया था। ये सब वो देखता था, लेकिन वो किसी से बोल नहीं पाता था। लेकिन अब चूंकि वो नौकरी में नहीं है, वो रिटायर हो गया है अपनी नौकरी से, छोड़ दिया है काम, तो उसको जब आत्मग्लानि हुई तो उसने ये सारा मामला दुनिया के सामने उजागर करने का प्रयास किया। और सबसे पहले वो वकील से मिलता है और वकील साहब को सारी बात बताता है। अब एक एक करके मैं बताऊंगा कि कौन सी तिथि पर क्या क्या, कैसे कैसे ये मामला पूरा आगे बढ़। 22 जून को एडवोकेट ओजस्वी गौड़ा और सचिन देश पांडे, ये दोनों जो एडवोकेट हैं, वो पूर्व सफाई कर्मचारी से मिलते हैं 22 जून को। और जो सफाई कर्मचारी है वो अपना दावा बरकरार रखता है, कहता है साहब ऐसी सी बात है, मैं तो सबके सामने लाना चाहता हूं। अब 27 जून को ये जो गौड़ा साहब जो एडवोकेट हैं और अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ये पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं और कहते हैं कि दावा ऐसा हो रहा है, उसके पास सबूत है, दावा ऐसा हो रहा है कि धर्मस्थला में ऐसा सा कांड हुआ है और इसकी जांच करवाई जाए, एसआईटी का गठन किया जाए। और फिर उसके बाद 3 जुलाई आती है। 3 जुलाई को ये जो पूर्व सफाई कर्मी है, ये एक पत्र लिखता है पुलिस अधीक्षक साहब को और कहता है कि साहब मेरे पास फोटोग्राफिक कुछ रिकॉर्ड भी है और मैं 100% ये दावा करता हूं कि वहां पर ऐसी ऐसी घटना हुई है और उसकी जांच करवाई जाए। 22 जून को एडवोकेट ओजस्वी गौड़ा उससे मिलते हैं, सफाई कर्मचारी से मिलते हैं और पूरी बातों को स्पष्ट करते हैं। तो सफाई कर्मचारी दावा अपना बरकरार रखता है और कहता है साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई, इसको मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ।
तो जो एडवोकेट साहब हैं ये अपने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करते हैं और फिर पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और इसकी जांच करवाई जाए। धर्मस्थला में जो कांड हुए हैं, जो महिलाएं गायब हुई हैं, जो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और फिर हत्या हुई है, इसकी सब जांच करवाई जाए। 3 जुलाई को वही जो सफाई कर्मचारी था, वो 3 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखता है और उसमें ये बात बताता है कि मेरे पास फोटोग्राफिक रिकॉर्ड भी है, मैं आपको एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और मुझे जहां पे वो कब्र, जहां पे वो गाड़ा है शवों को, कह रहा है कि मैं उस सम की जानकारी आपको दूंगा और फिर मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं। और उसके दावे को स्वीकार करते हुए जो पुलिस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 211 ए के तहत एफआईआर दर्ज कर लेती है। 11 जुलाई को उस सफाई कर्मचारी को कोर्ट में पेश किया जाता है और जज के साहब के सामने वो कंकाल के जो अवशेष हैं उसको वो पेश करता है और कहता है कि इसे एक कब्रगाह से वो निकाल कर लेकर आया है, और भी वो सबूत जज साहब के सामने रखता है। और उसके बाद 14 जुलाई को जो वहाँ पर कर्नाटक की जो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है नाग लक्ष्मी, वो सरकार से 11 जुलाई को वो जो पूर्व सफाई कर्मचारी है उसे अदालत में पेश किया जाता है जज साहब के सामने, और वो जो लेकर जाता है वहाँ पर कंकाल का जो बचा खुचा जो अवशेष होता है उसको लेकर जाता है और जज साहब के सामने कहता है कि ये जो अवशेष है, जो कंकाल है, वो एक कब्रगाह से निकाल कर लेकर आया है। और फिर वो दावा करता है कि मैं उन सारी जगहों को मैं बता सकता हूँ जहाँ पर मैंने शवों को दफन किया है। उसके बाद अगली तारीख को, मतलब 13 जुलाई को, जो वहाँ की राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार से कहा, उस सरकार से मांग की कि ये जो हत्या और बलात्कार और जो शवों को दफनाने का जो ये पूरा मामला है, वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कहते हैं कि इसकी भी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। लेकिन 15 तारीख को, मतलब 15 जुलाई को, एक महिला ने पुलिस थाने में जाकर फिर से शिकायत की। फिर से मतलब कि पहले भी ये कर चुकी थी, लेकिन ये जो मामला सबके सामने आ रहा था तो उस महिला का भी हौसला बढ़ा, उसने हिम्मत दिखाई और उसने जाकर थाने में अपनी बेटी के लिए उसने गुमशुदगी लिखवाई और कहा कि 2003 में उसकी जो बेटी है एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और 2003 में वो धर्मस्थला में गई थी और फिर वापस नहीं लौटी, और शिकायत करने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इस मामले को दबा दिया गया। और फिर ये जो महिला जाती है और कहती है कि मेरी लड़की जो है 2003 से ही गायब है, इसके बाद मुख्यमंत्री को एसआईटी का गठन करना ही था। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठन के लिए तमाम वरिष्ठ जो पुलिस अधीक्षक थे उनको जिम्मेदारी दी, और फिर ये जो पूर्व सफाई कर्मचारी है, इन्होंने वहाँ पर जो एक नदी बहती है धर्मस्थला के बगल में, उसने ये कहा कि मैं वो सारे कब्र को मैं बता सकता हूँ, और इसने 15 जगहों का जिक्र किया। और फिर खुदाई का दौर शुरू हो गया। धर्मस्थला के पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है नेत्रावती, और नेत्रावती के जो किनारे की जगह है उसको वो स्नान घाट कहते हैं, और उसी किनारे की जगह पे 15 जो इसने जगह जो स्पॉट जो है इसने जो बताया था, और खुदाई का जो दौर होता है शुरू हो जाता है। पहले 3 दिन, मंगलवार से जो खुदाई शुरू हुई थी, तो पहले 3 दिन कोई भी अवशेष नहीं मिला, और इसका जो दावा था लोगों ने ऐसा बताया कि ये जो दावा है ये झूठा कर रहा है, ऐसा कोई यहाँ पर मामला नहीं हुआ है। लेकिन जब चौथे दिन खुदाई होती है तो उसमें से कंकाल निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर लोगों को इसके दावे पर यकीन भी होना शुरू हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि ये जो धर्मस्थला है ये है क्या। ये धर्मस्थला जो है ये जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर है, लेकिन हेगड़े परिवार का इसके ऊपर आधिपत्य है। ये पूरा इसका जो लेखा जोखा है, पूरा जो इसका जो मुखिया वो हेगड़े परिवार है। ये परंपरा चलती चली आ रही है, और हेगड़े परिवार में एक सदस्य जो है वो सांसद है।
और चूंकि ये परिवार बहुत मजबूत है और बहुत दबंग किस्म का है, और ये जो मामला है, पहले भी ऐसी बातें लोगों के सामने आती रही कि लड़कियां और महिलाओं की उसमें हत्या होती है, लेकिन चूंकि अपनी दबंगई के कारण ये जो परिवार है, ये कभी भी इन सारे मामलों को कभी भी उजागर नहीं होने दिया, मीडिया में लाने नहीं दिया। और तब से ये जो बातें, जो ये क्राइम है, उसमें जो दफन होता गया, और ये जो दौर है इस समय का जो सोशल मीडिया का, अब वो वक्त आ गया कि धर्मस्थला में जितनी घटनाएं हुई, जितनी हत्याएं और बलात्कार हुए, वो सारे मामले अब एक के बाद एक खुलते चले जा रहे हैं, और हड्डियां भी निकलती चली जा रही हैं, नरकंकाल निकलते चले जा रहे हैं, और जिसके परिवार के लोग गायब हुए हैं। और ये मामला मैं बता दे रहा हूं, जब सफाई कर्मचारी का जो दावा था वो 1995 से लेके, मतलब 1995 से लेके 2015 तक का, 2015 के बीच का, ये 19-20 सालों का ये मामला, 19-20 सालों का उसने जिक्र किया। और लोग उस धर्मस्थला के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कभी कोई भी पुलिस थाने नहीं पहुंचा, कभी किसी ने कोई गवाही नहीं दी, क्योंकि लोगों को डर था कि जैसे ये तमाम लोग गायब हो रहे हैं, लड़कियां और महिलाएं जो गायब होती जा रही हैं, उनका पता नहीं चल रहा, हो सकता है उनके ऊपर भी ऐसी आफत आ जाए, उनके परिवार के ऊपर आ सकती है। तो लोगों ने चुप रहना ही ज्यादा मुनासिब समझा, और वक्त बीतता गया, और अब जब समय आया है तो सारे खुलासे एक के बाद होते जा रहे हैं, और इसमें भी जिसका हाथ है वो कभी बचेगा नहीं, क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, अपराध किया है, और सजा उस धर्मस्थला के जो लोग हैं उनको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल।